Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Simav here. CUET स्पेशल UG 2023 के लिए ज्योग्राफी का सेशन है। ये हमारी पार्ट 2 यानी कि ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये हमारी सीरीज चल रही है 500 प्लस MCQs पे बात करने की, डील करने का। जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ज्योग्राफी डोमेन है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना अगर आप कंप्लीटली डेडिकेटेड हो अपने CUET के एग्ज़ाम को लेकर के, तो क्योंकि ये कंप्लीटली आपका जो बनाया गया है वो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें थोड़ा हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की सेशन की पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लाइक हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द हाई एज ग्रुप इंक्रीज्ड ड्यू टू। कहने का सेंस है कि विश्व के अधिकांश विकसित देशों में यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो उच्च आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि का क्या कारण है, यानी कि जो हाई एज ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं उसकी इंक्रीज होने की वजह क्या है। ऑप्शन है इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, डिक्लाइन इन द बर्थ रेट, डिक्लाइन इन द डेथ रेट, या फिर बोथ A एंड B। उसकी वजह यह है क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में क्या हो रही है, उसकी इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या फिर बर्थ रेट डिक्लाइन हो रही है, बर्थ रेट में गिरावट आ रही है, या फिर डेथ रेट में गिरावट आ रही है, या फिर A एंड B दोनों हो सकता है। तो याद रखेंगे आंसर D होगा। यहाँ पे बात करी जा रही है इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अब इसको क्या कहेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होती है क्या चीज़ें, यानी कि जो इंसान की जो जीने की एक परफेक्ट एज होती है ना, उस एज में एक बढ़ोतरी हो जाना। अब बढ़ोतरी होने के कई कारण हो सकता है, या तो हेल्थ इंप्रूव हो चुका होगा, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज नॉर्मली आप कह सकते हो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का वो इंप्रूव हो चुका होगा, और ऑलमोस्ट अभी हर एक कंट्रीज के वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये डेवलप हो चुकी है, तो उस वजह से इंसान ज़्यादा दिन तक जीते हैं। और दूसरा है बर्थ रेट का डिक्लाइन हो जाना। अब बर्थ रेट का डिक्लाइन क्या है कि अब बर्थ रेट जितनी भी हो रही थी वो नॉर्मली अब धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि एक घर में अगर 5 बच्चे पैदा हो रहे थे आज से 10 साल 15 साल पहले, आज अगर उसी घर में 2 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन 2 की जो परवरिश होगी, इन 2 का जो मेंटेन होगा वो ऑलमोस्ट 5 के कंपैरिजन में वो बेटर तरीके से हो सकती है। तो बर्थ रेट में भी डिक्लाइन हुआ है। तो इन 2 कारणों की वजह से क्या हो रही है, हाई एज ग्रुप का जो आपका पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे वर्ल्ड में इंक्रीज हो रही है। दूसरा क्वेश्चन है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेज 1 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। तो याद रखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बताया जा रहा है कि स्टेज 1 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कौन सा था, हाई फ्लक्चुएटिंग फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी रेट, या फिर टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, टाइम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी तो डिक्लाइन इन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहां से आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि A होगा। अब इसकी थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में 3 स्टेज में डिवाइड किया गया, 3 स्टेज में, यानी कि पहली स्टेज में जो हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे प्लीज। उस टाइम पे पहली रेट में क्या हो रहा था, पहले आपके स्टेज में जो फर्टिलिटी थी वो हाई थी, और उसके साथ साथ उसकी मोर्टेलिटी भी हाई थी, यानी कि लोग पैदा हो रहे थे, बच्चे पैदा हो रहे थे, लेकिन वो ज्यादा दिन जीते नहीं थे, फिर तुरंत से मर जाते थे। उसकी वजह ये थी कि उस टाइम पे हेल्थ फैसिलिटीज बेटर नहीं था, वैक्सीन वगैरह बेटर तरीके से नहीं मिल पा रही थी, लोग पैदा होते थे और मर जाते थे। ये हुई आपका हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी रेट, स्टेज 1 का कैरेक्टरिस्टिक्स ये। और दूसरा स्टेज में हो क्या रहा है कि दूसरे स्टेज में आपका टाइम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला आ जाता है, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, वो होने की वजह ये थी कि लोगों की जो फर्टिलिटी रेट था वो तो हाई थी, लेकिन आपकी जो मोर्टेलिटी रेट था उसमें डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन होने की वजह ये थी कि हेल्थ फैसिलिटीज जो भी था आपका, या फिर आप कह सकते हो कि जो मेडिकल फील्ड था वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा था। तो इस वजह से सेकेंड टाइम पे सेकेंड स्टेज में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि आपका फर्टिलिटी रेट हाई था लेकिन मोर्टेलिटी कम हो गई, तो लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर तीसरी चीज ये हुई कि फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी यानी कि स्टेज 3 में आकर के ये दोनों के दोनों घट गया, यानी कि लोग ज्यादा पैदा भी नहीं हुए, बच्चे ज्यादा पैदा भी नहीं हुए, और ज्यादा मरे भी नहीं। तो ये 3 थियरी यानी तीन स्टेजेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के अकॉर्डिंग में आती है। और जहां तक स्टेज 1 की बात करेंगे तो याद रखना उस टाइम पे हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी दोनों चीजें थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन आगे भी करने वाले हैं। So now here is the third question. Identify the areas which comes under low density region of population. अब यहाँ पे हम low density की बात कर रहे हैं, तो अब इस पूरे के पूरे अर्थ में कहीं पे हाई डेंसिटी है, कहीं पे लो डेंसिटी है, कहीं पे मीडियम डेंसिटी है।
अब इस चीज की थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लो डेंसिटी का मतलब ऐसा हो गया कि एक ऐसा रीजन अर्थ का, जैसे अगर हम बात कर लें नॉर्थ पोल की, तो नॉर्थ पोल की बात कर लेंगे, वहीं पे अगर हम बात कर लें साउथ पोल, या फिर हम इक्वेटोरियल रीजन की बात कर ले अर्थ में, तो ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम मिलती है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कंप्लीटली कोल्ड एरियाज है, कोल्ड डेजर्ट्स पाए जाते हैं, और वहां पे यानी वहां की जो क्लाइमेटिक होती है वो फेवरेबल नहीं होता है, लोग वहां पे ढंग से नहीं रह पाते हैं। और इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो वहां पे एक रेन वाला इलाका है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से वहां की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो लो है कंप्लीटली। तो इन ऑप्शन में से हमको देखना है कि ये कौन सा ऑप्शन है जो लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले रीजन है। जायर बेसिन ऑफ अफ्रीका, वेस्टर्न चाइना, साउथ ईस्ट एशिया या फिर ईस्ट एशिया। तो याद रखेंगे जायर बेसिन ऑफ अफ्रीका जो है ये आपका लो डेंसिटी वाला आ जाता है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन है, वहां पे बारिश वगैरह बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वहां पे सनलाइट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में गिरता है, यानी कि उस रीजन का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफी हर्ष है, इस वजह से वहां की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सीबीआर यानी क्रूड बर्थ रेट इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सीबीआर का जो रिलेशन है वो रिलेट है वो किससे करीब है, फर्टिलिटी से, माइग्रेशन रेट से, मोर्टालिटी से, या फिर नेचुरल ग्रोथ रेट से। मैं बता दूं सीबीआर का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रूड बर्थ रेट। सीबीआर का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, जो आपके लाइव बर्थ्स होते हैं ना, उसकी जनसंख्या को एक पर्टिकुलर ईयर में काउंट करते हैं और पर 1000 में काउंट करी जाती है, यानी कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 पर्सन, तो उसको हम बोलेंगे सीबीआर। तो उसका रिलेशन सबसे ज्यादा होता है फर्टिलिटी के साथ, ना ही माइग्रेशन और ना ही मोर्टालिटी और ना ही नेचुरल ग्रोथ के साथ। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ मेजर कॉज ऑफ फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो महिला प्रवास जो होती है ना, फीमेल माइग्रेशन जो होती है, उसका एक प्रमुख कारण, इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, एजुकेशन की वजह से, मैरिज की वजह से, या मूवमेंट रेट की वजह से, या फिर सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, आप लोगों को मालूम होगा कि इनका जो सबसे बड़ी वजह है वो है आपका फीमेल के लिए वो मैरिज प्रॉब्लम, यानी मैरिज का रीजन है, जिससे क्या करते हैं फीमेल माइग्रेट करती है इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, यानी कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी बतानी है, एंड देन टोटल हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स है उसके अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हो कि जो पॉपुलस कॉन्टिनेंट, यानी कि वो एक ऐसा महाद्वीप के नाम बताओ, कॉन्टिनेंट का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। क्या वो नॉर्थ अमेरिका है, क्या वो अफ्रीका है, क्या वो यूरोप है, या फिर एशिया है। तो आप सबको मालूम होगा वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एशिया है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है, और ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी, यानी कि सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, और इसकी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट जो है वो हमारे 7 है। कितने हैं? 7 हैं। अगर हम नंबरिंग की बात कर लेंगे तो नंबर 1 में एशिया आ जाएगा, नंबर 2 में आपका अफ्रीका आ जाएगा, नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, प्लीज कीप इन माइंड नॉर्थ अमेरिका। और चौथे की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका भी आ जाएगा आपका, चौथा में साउथ अमेरिका हो जाएगा, पांचवा में आपका यूरोप हो जाएगा, छठा में आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये चीज़ें याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, और सातवां में आ जाएगा अंटार्कटिक। तो ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट है, और इसमें एशिया सबसे बड़ा है और मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट भी है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे प्लीज़। जिसमें से 4 कॉन्टिनेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 3 मैंने एक्स्ट्रा इधर बता दिया। आप लोगों को अगर मालूम है तो प्लीज़ याद रखना, या नहीं है तो यहाँ से आप कॉपी भी कर ले तो बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबे ओसाका रीजन इज लोकेटेड इन विच कंट्री, कोबे ओसाका रीजन जो है वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है, जो कि मोस्ट पॉपुलस रीजन है वर्ल्ड का। क्या वो साउथ कोरिया में है, क्या वो चाइना में है, क्या वो जापान में है, क्या फिर वो वियतनाम में। तो याद रखना कोबे ओसाका जो है वो जापान का रीजन है, ये चीज़ याद रखना, जो कि मोस्ट पॉपुलस रीजन माना जाता है पूरे वर्ल्ड का, मोस्ट पॉपुलस रीजन माना जाता है कोबे ओसाका, जो कि जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव एरियाज हाई डेंसिटी, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें हाई डेंसिटी नहीं है। क्या वो यूएसए है, क्या वो पाकिस्तान है, क्या वो बांग्लादेश है, क्या वो स्वीडन है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग स्वीडन यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि स्वीडन जो है वो आपका हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाला रीजन नहीं है, ये आपका मीडियम डेंसिटी वाली रीजन है, मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला रीजन हो जाएगा। अब मीडियम कैसे बोलते हैं, एक ऐसा रीजन जहां पे ना 11 to 50
पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, तो इस रीजन को हम बोलते हैं मीडियम डेंसिटी रीजन बोलते हैं, मीडियम डेंसिटी रीजन। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल स्वीडन में हो जाएगा। और जहाँ तक हम यूएसए, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करेंगे तो ये आपका हाई डेंसिटी वाली रीजन में आ जाती है। और हाई डेंसिटी का जो पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है वो मोर देन 200 होता है। याद रखेंगे आप, जहाँ पे लोग मोर देन 200 लोग अगर रहते हैं जिस एरिया में, उस एरिया को हम हाई डेंसिटी के कैटेगरी में लेकर के रखते हैं। लेकिन जहाँ पे 11 to 50 होगा उसे हम रखेंगे मीडियम के कैटेगरी में, मीडियम डेंसिटी। और जहाँ पे लेस देन 1 होगा, अगर लेस देन 1 होगा, अगर एक से भी लोग अगर कम रहते हैं एक ऐसे रीजन में, उसको हम बोलेंगे लेस डेंसिटी वाले रीजन। लेस डेंसिटी, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, जो कि लेस डेंसिटी में आपका नॉर्थ पोल आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा, जैसा कि हमने बताया। उसी तरह से आपका इक्वेटोरियल रीजन आ जाएगा, यानी कि अर्थ का, जैसे अमेजन बेसिन वगैरह की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, What was the reason behind the population explosion happened in the 18th century? यानी कि 18वीं शताब्दी में, यानी कि जो 18th सेंचुरी में आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, उसकी वजह क्या है? क्या वो एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, या फिर वो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन है, या फिर कॉलोनाइजेशन है, या फिर वैक्सीन डेवलपमेंट है? तो जो चीज़ें याद रखेंगे वो आंसर होगा आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो 1750s में, 1750 के टाइम पे, उसी के दौरान इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। अब उस टाइम पे हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे ही हुआ तो आपका मेडिकल और स्पेशली जो हेल्थ वाला जो सेक्टर होता है ना, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आई। वैक्सीन वगैरह बनने लगे, मेडिकल वगैरह बढ़िया तरीके से काम करने लगी। तो उससे क्या हुआ कि फर्टिलिटी रेट जो था वो आपका बरकरार रहा, लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट है ना वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। लोग जितना पैदा हो रहे थे वो तो हो ही रहे थे, जितना हाई मोर्टेलिटी रेट था वो तो हो ही रहा था, लेकिन जो फर्टिलिटी जो हाई थी वो तो थी ही, लेकिन मोर्टेलिटी रेट जो हाई था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे थे तो वो पैदा होकर जी रहे थे, वो मर नहीं रहे थे। इस वजह से पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता चला गया और ऐसा हुआ कि एक्सप्लोजन टाइप हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक बार में बढ़ गया आपका। तो ये हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी 1750s के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट, who stated that the number of people will increase faster than the supply of food। यानी कि एक बंदा है जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो लोगों की संख्या जो बढ़ रही है ना, वो भोजन की आपूर्ति से कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। यानी कि मेरे पास उतना खाने के सामान नहीं है, लोग इतना पैदा होते जा रहे हैं कि हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते, उसकी आपूर्ति नहीं कर सकते। इस बात को किसने कहा था? थॉमस अल्टर ने, या थॉमस माल्थूज ने, या फिर ग्रिफ्थ टेलर ने, या फिर एलन सी सैंपल ने? तो याद रखना, काफ़ी इजी, आप लोगों ने 12th में पढ़ा भी होगा। वो थॉमस माल्थूस थे जिन्होंने कहा था 1798 में ये बात कही थी कि लोगों की संख्या भोजन की आपूर्ति से तेजी से बढ़ रही है। ये चीज़ें उन्होंने कहा था, थॉमस माल्थूस ने 1798 को। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड इज नोन एज। यानी कि ये काफ़ी ईजी है, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का जो अनुपात होता है ना, जो रेशियो होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, या पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं, फिर क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। तो याद रखना, उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जब हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं? टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं टोटल एरिया के साथ। यानी डिवाइड का सेंस तो यही हुआ ना कि टोटल पॉपुलेशन का रेशियो निकल गया एरिया के साथ। तो इन दोनों का जो रेशियो दिख रहा है, इस रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माल्थूस विच ऑफ दीज अ प्रिवेंटिव चेक ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल। यानी कि माल्थस के अकॉर्डिंग जो है, इनमें से कौन जो है जो जनसंख्या को नियंत्रण यानी कंट्रोल करने के लिए एक निवारक जांच यानी कि एक प्रिवेंटिव चेक है, वो कौन चीज़ है? क्या वो फैमिन है, या फिर डिजीज है, या वॉर है, या फिर टैक्स डिसइंसेंटिव्स है? तो याद रखना, फैमिन भी नहीं होगा क्योंकि लोग नहीं चाहता है कि अकाल पड़े, और डिजीज़ भी नहीं, बीमारियों से भी नहीं, और वॉर भी नहीं हो, फाइट भी नहीं हो, लड़ाई भी नहीं हो। हाँ, लेकिन ये कि टैक्स डिसइंसेंटिव्स हो जाए, जो कि हम इंसेंटिव्स देते हैं, गवर्नमेंट स्पेशली क्या करते हैं? इंसेंटिव्स देती है। अगर उसे हम रोक दे तो शायद के पॉपुलेशन को कंट्रोल हम कर सकते हैं। ये वजह माल्थूस ने कहा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द एरियाज या फिर रीजन्स कह सकते हो, आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे लेस की बात करी जा रही है, यानी कि जहाँ पे एक से भी कम लोग जिस रीजन में रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, वो कौन सा है? क्या वो एशिया है? कतई नहीं, हमने अभी पढ़ा एशिया तो बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, मीन कॉन्टिनेंट है, उसमें डेंसिटी भी हाई है।
अरबियन डेजर्ट में भी, आगे देखते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, यानी कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, साउथ ईस्ट एशिया में भी है, लाइक जिस एज रीजन में इंडिया लाई करता है, बांग्लादेश लाई करता है, वो साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें भी डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन अरबियन डेजर्ट एक ऐसा है जहाँ पे लोग कम रहते हैं, यानी कि डेजर्ट वर्ड से आप क्लियर कर सकते हो, डेजर्ट में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। डेजर्ट भी दो तरह के हो जाते हैं, एक आपका हॉट डेजर्ट होगा, दूसरा आपका कोल्ड डेजर्ट होगा, और दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी क्या होती है, हर्ष होती है, काफ़ी खतरनाक होती है, वहाँ पे लोग जी नहीं सकते जल्दी से, उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, इस तरह के कंडीशंस होते हैं डेजर्ट में, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो या फिर कोल्ड डेजर्ट हो, दैट डजंट मैटर, डेजर्ट तो डेजर्ट ही होती है, ठीक है। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है वो काफ़ी लो होता है, काफ़ी लेस होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एरिया ऑफ द वर्ल्ड हैज द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हम हाई की बात करें तो हाई का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी पढ़ा कि जहां पे 200 प्लस लोग रहते हैं ना पर स्क्वायर किलोमीटर में, उसको हम रखते हैं हाई डेंसिटी के कैटेगरी में। अब वो देखते हैं क्या वो नॉर्थ ईस्ट यूएसए है, नॉर्वे है, या फिर अमेजन बेसिन है, या फिर कालाहारी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इजीली लगा सकते हैं कि वो आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो आपका हाई डेंसिटी पॉपुलेशन में आ जाता है, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन के रीजन में। अब नॉर्वे की बात हमने अभी करी कुछ देर पहले, क्योंकि नॉर्वे और स्वीडन सटा हुआ है। नॉर्वे और स्वीडन की अगर हम बात करें तो ये सटा हुआ कंट्री है, यानी कि ये दोनों के दोनों आपका जो आएगा वो मीडियम डेंसिटी के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन जब हम अमेजन बेसिन और कालाहारी की बात करते हैं तो ये बेसिन आपका हो जाएगा आपका कंप्लीटली साउथ अमेरिका में, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रेन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी में आ जाएगा। लेकिन कालाहारी की बात करेंगे तो कालाहारी आपका एक हॉट डेजर्ट है, कालाहारी आपका एक हॉट डेजर्ट है अफ्रीका में। तो मैंने अभी कहा कि डेजर्टेड जो इलाके होते हैं वो लेस डेंसिटी वाला होता है, लेस पॉपुलस डेंसिटी होती है। तो इसलिए नीचे के बी सी डी तीनों तो ऑप्शन में नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नॉर्थ ईस्ट यूएसए जो है वो हाई पॉपुलेशन में आ जाएगा, हाई डेंसिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। देखो यहाँ पे हम समझते हैं पहले माइग्रेशन को। तो माइग्रेशन होता क्या चीज़ है, यानी माइग्रेशन का मतलब वो पॉपुलेशन को ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह। एक तो होता है इन माइग्रेशन, एक होता है आउट माइग्रेशन, यानी कि एक में क्या होता है लोग आते हैं, एक में लोग जाते हैं, तो दोनों में पॉपुलेशन की क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन दो तरह का, इमिग्रेशन, एक को बोलते हैं इमिग्रेशन, जो क्या करता है पॉपुलेशन इन होता है, यानी कि किसी कंट्री में घुस रही है, यानी कि मान लेते हैं इंडिया है, इंडिया में लोग आए, मान लेते अफ्रीका से लोग क्या हुए, आए, तो अफ्रीका से लोग क्या किए, इंडिया में आए, मतलब इन किए इंडिया में, तो ये आ गया इमिग्रेशन। लेकिन एक होता है एमिग्रेशन। अब एमिग्रेशन का सीन क्या हो गया, अब यहां पे क्या हो रहा है कि लोग इंडिया से बाहर निकल रहे हैं, मान लेते दुबई चले गए, इंडिया से लोग दुबई चले गए, तो अब यहां पे सीन क्या हुआ कि इंडिया से लोग निकल गए, ट्रांसफर हो गए, यहां से वहां चले गए, तो ये हो गया एमिग्रेशन, ये हो गया इमिग्रेशन। इन शॉर्ट, द ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या के जाने को हम एमिग्रेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे रीजन ये आ रही है कि इसका फैक्टर क्या है, पुश फैक्टर। अब दो तरह का फैक्टर पढ़ेंगे हम, एक तो होता है पुश फैक्टर, दूसरा होता है पुल फैक्टर। यानी पुश और पुल का मीनिंग से ही हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। पुश का मतलब होता है ढकेलना, हिंदी की बात करेंगे अगर, ढकेलना, और पुल का मतलब होता है खींचना। पुल का सेंस चला जाता है खींचने में, ठीक है, खींचने में जाता है। अब ढकेलना का सेंस क्या हो गया कि अब कोई एक ऐसी एक्टिविटी हो गई, जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम समझते हैं इंडिया में मान लेते हैं जॉब की कमी हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज की कमी हो गई, ठीक है, अब एजुकेशन ढंग का नहीं मिल पा रहा है, तो ये एरिया हमसे कहता है कि भाई यहां से आप निकल जाओ, ना आप ढंग से पढ़ सकते हो, ना आप यहाँ पे ढंग से जॉब ले सकते हो, ना आपकी यहाँ पे सेहत अच्छी रह सकती है। तो लाइक ऐसा कुछ हो रहा है कि वो हमें ढकेल रहा है कि भाई भागो यहाँ से जाओ, तो ये हमारे हो जाते हैं पुश फैक्टर्स। लेकिन जस्ट ऑपोजिट, मान लेते हैं इंडिया में ही हमें कह रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब है, यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जितने सारे देखेंगे हम, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही बेटर तरीके से चल रही है, तो ये हो जाएगा पुल फैक्टर, यानी कि वो हमें खींच रहा है, मेरे तरफ आ जाओ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पुल फैक्टर, यानी कि वो हमें खींच रहा है। तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं माइग्रेशन का, एक तो हो जाएगा पुश और दूसरा हो जाएगा पुल। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देखना है कि पुश फैक्टर जो माइग्रेशन का है वो कौन सा हो जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज, पीस एंड स्टेबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, या फिर प्लीजेंट क्लाइमेट। अब यहाँ पे हम खुद से अंदाजा लगा सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज, जब भाई जॉब की अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास जॉब है, तो हम यहाँ से जाएंगे क्यों, नहीं जा सकते, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया भाई।
उसी तरह से पीस एंड स्टेबिलिटी यानी कि शांति और स्थिरता। तो हर एक इंसान, हर एक तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ दी लोग क्या चाहते हैं, पीपल ये चाहते हैं कि भाई हम शांति के साथ रहे, स्थिरता के साथ रहे, हमारी स्टेबिलिटी बनी रहे, हमारी पीस बनी रहे। तो हम इसके बावजूद भी नहीं, जब ये हमारे पास है तो हम क्यों जाएं? तो ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन तीसरे में देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये आंसर हो सकता है, बट उससे पहले हम देख लेते हैं डी को। प्लीजेंट क्लाइमेट, यहाँ की क्लाइमेट भी बहुत अच्छी है, सुखद है, इतना अच्छा क्लाइमेट है कि अपन को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, ना हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है, ना मुझे खुद रहने में प्रॉब्लम हो रही है। तो डी भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि डी भी बहुत अच्छा चीज़ है, ये हमारा तो पुल फैक्टर में आ जाएगा। लेकिन जब हम सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात करते हैं तो ये हमें यहाँ से पुश करते हैं, यहाँ से निकालता है। या लो मान लो, तो अगर सोशियो की बात करें यानी सामाजिक, लोग हमें जीने नहीं दे रहे सामाजिक तौर पर, कि आप बैकवर्ड हो। जैसे कि हमने क्लासेस में बांट के रखे हैं, जैसे कि एससी हो जाएगा, एसटी हो जाएगा, ओबीसीज हो जाएंगे, दलित हो जाएंगे, इस तरह के कई क्लासेस में बटे हुए हमारे सोसाइटी। अब यहाँ पे अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले तो हमें खुद रहने का मन नहीं करेगा। अब सपोज करते पुराने जमाने में जब लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो उस वक्त भी क्लास वाइज बटे हुए रहते थे। कोई लोग चटाई लेकर के नीचे बैठते थे, कोई आपका बेंच में बैठा करते थे, एक डिस्टेंस होती थी। जब उस तरह की चीज़ें, अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत हद तक जो है वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। यहाँ तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ों को अबॉलिश कर दिया गया है, जैसे अनटचेबिलिटी वगैरह जितनी सारी चीज़ें थी। तो खैर उतना हम डीप नहीं जाएंगे। तो जहाँ पे अगर आपको सामाजिक तौर पे कोई पिछड़ापन फील हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव लग रहा है, तो आप वहाँ से हटना पसंद करोगे, तो आप हट जाओगे। या फिर इकोनॉमिक कंडीशन अगर ठीक नहीं है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी है, अगर आपकी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप जिस रीजन में रहते हो वहाँ पे आप पैसे ढंग से नहीं कमा पाते हो, या फिर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी है, आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो इस वजह से भी आपको उस रीजन को छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। सो ये पूरा का पूरा कहने का सार एक ही मकसद था, ये जो पुश फैक्टर में जो चीज़ें आएंगा वो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आएगा, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और पूरा पुश और पुल दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है, ये माइंड पे रखना आप लोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो भाई, इसमें से वो चीजें बतानी है, वो कॉन्सिक्वेंस बतानी है वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का, यानी कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका परिणाम क्या है, ऐसा क्यों होता है भाई। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का डिप्लीट यानी कि खत्म हो जाना, कम हो जाना। राइज इन एपिडेमिक्स, इन एपिडेमिक्स का मतलब होता है महामारी, जैसे कोरोना कुछ दिन पहले महामारी बन के आया था आपका, ठीक है। तो क्या उसका बढ़ जाने से क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, या फिर शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, या फिर क्या फूड सप्लाई की अगर कमी हो जाए, इन सब की वजह से भी क्या होती है, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सब में से आंसर होगा। तो देखेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो जाती है उसका हो सकता है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स में भी। अब भाई मान लेते हैं लोगों की संख्या बढ़ गई, अब रिसोर्स जो है हमारे पास तो लिमिटेड है, वो तो बढ़ घट नहीं सकता। जितने हमारे पास रिसोर्सेज है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो या फिर आर्टिफिशियल जो बनाते हैं, वो सब हमारे लिमिटेड होते हैं, तो रिसोर्स धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा, सही बात है। दूसरा, राइज इन एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स भी बढ़ेगी, महामारी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब खाने की कमी होगी। जब खाने की कमी हो जाएगी, जैसे यहाँ पे लिखा हो शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, तो फूड सप्लाई की हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। अब खाने की कमी होगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो बच्चे को मिलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, वो मिलना बंद हो जाएगा। और जब ढंग से लोग खाना खाएंगे नहीं, ढंग से लेंगे नहीं न्यूट्रिशन, तो वो क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, और वो बीमारी धीरे धीरे क्या होगी, एपिडेमिक्स में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का सेंस ये कि सब के सब ऑप्शन क्या करेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होने पर इसके रिजल्ट, इसके कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम, इसके आउटकम निकल सकते हैं। सो आंसर डी होगा यहां पर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, It took how many years for the world population growth from 1 billion to 2 billion? अब कहने का सेंस ये है कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हुई थी ना स्टार्टिंग में, वो 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में कितना टाइम लगा था। क्या वो 12 साल लगा था, क्या वो 100 ईयर्स लगे थे, 30 ईयर्स लगे थे, या 12 ईयर्स। तो याद रखना, इस 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में कम से कम 100 साल अप्रॉक्स में बताया जा रहा है, 100 साल लगे थे, 100 ईयर्स लगा था आपके 1 बिलियन से 2 बिलियन के पॉपुलेशन की आंकड़े को छूने में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग एंड टेल विच ऑफ देम कैन बी रीजन या फिर रीजन फॉर स्पार्स कंडीशन पॉपुलेशन इन एन एरिया। अब नॉर्मली आप बताइए, इसमें विचार ये करना है कि इनमें से कौन से किसी क्षेत्र में विरल जनसंख्या यानी कि स्पार्स पॉपुलेशन रीजन का कारण हो सकता है। ऑप्शन है आपका प्रेजेंस ऑफ रिवर वैलीज, यानी कि आपके नदी घाटियों की उपस्थिति,
दूसरा ऑप्शन है माउंटेन्स एंड हिल्स, यानी कि पहाड़ और या फिर पठार भी कह सकते हो। या तीसरा हर्ष क्लाइमेट, यानी कि वहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो बहुत ज़्यादा हर्ष है, बहुत ज़्यादा कठोर है, जिसे आप क्या कहते हैं कि अडॉप्ट नहीं कर पाओ। या फिर तीसरा रिच मिनरल डिपॉजिट्स, यानी कि आपका जो खनिज का भंडार है, मिनरल का डिपॉजिट है, वो काफ़ी रिच है। तो इसमें से देखो, प्रेजेंस ऑफ रिवर वैलीज कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, उनसे ऐसा कोई स्पार्स पॉपुलेशन नहीं होती। लोग जानबूझ करके नदी के किनारे, क्योंकि पहले जितने सारे सिविलाइजेशंस हुए हैं, लोग बैठे हैं, जितने भी आपके एम्पायर वगैरह जो अपना सम्राट वगैरह बनाए हैं, वो सबके सब रिवर वैलीज के बगल में ही करते थे, क्योंकि रिवर वैलीज का बहुत सारे काम होते हैं। एक तो पीने के पानी का सोल्यूशन खत्म हो जाता है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी प्रॉब्लम खत्म होती थी। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। माउंटेन्स एंड हिल्स ये हो सकता है, क्योंकि माउंटेन्स एंड हिल्स जो होता है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, वहां पे लोग जल्दी से रुक नहीं सकते। दूसरा हर्ष क्लाइमेट, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बेटर नहीं है तो भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, वहां पे स्पार्स पॉपुलेशन हो सकती है, क्योंकि आपका क्लाइमेट ही ठीक नहीं तो आप टिकेंगे कैसे वहां पे। तीसरा है रिच मिनरल डिपॉजिट्स, अगर आपके पास मिनरल बहुत ज्यादा है तो अच्छी बात है, तो लोग वहां पे क्या करेंगे, टिकने लगते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी और सी सही आंसर होगा, जो कि 3 में आपका टिक हो पा रही है। नेक्स्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन को बताना है कि यहाँ पे जो कौन सा देश है जो जनसांख्यिकी संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के पहले चरण में थे, और वो है क्या, ऑप्शन में बांग्लादेश, इंडिया, पेरू, कनाडा। तो याद रखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट स्टेज में शामिल था। इंडिया बिल्कुल नहीं, पेरू भी नहीं और कनाडा भी नहीं। आप बांग्लादेश का कैपिटल याद रख सकते हैं, जो कि होगा ढाका, ये चीजें याद रखना आप। इंडिया का तो आपको मालूम ही होगा दिल्ली, और पेरू का याद रखना, पेरू का आपका हो जाएगा लीमा, और कनाडा का तो आप लोगों को मालूम ही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एज ग्रुप्स ऑफ रीजन इन सीक्वेंस एज पर देयर पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहां पे इसको अरेंज करनी है जनसंख्या घनत्व के अनुसार, यानी पॉपुलेशन की डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, यहां पर अरेंज करके देखनी है। क्या सबसे पहले एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है। तो अपन को मालूम है कि एशिया नंबर 1 पे है, तो एशिया नंबर 1 में आ जाएगा। दूसरा, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले में ए नंबर दे रखा है 1, तो आपके हिसाब से तो यहाँ पे ये हो जाना चाहिए आराम से, अगर आप चालाक हो तो कर लोगे ए, क्योंकि एक नंबर दूसरे में कहीं और दिख ही नहीं रहा है। तो याद रखना, पहले एशिया आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी में, फिर अफ्रीका आता है, फिर यूरोप आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 21 में, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहां पे बताने कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेजेस को दिखानी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि फर्स्ट स्टेज में आपकी हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी रेट था, दोनों चीजें हाई थी। सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, फर्टिलिटी तो हाई थी, लेकिन आपकी जो मोर्टेलिटी थी ना, उसकी रेट धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी थी। तीसरे में क्या हुआ था, आपकी फर्टिलिटी रेट और आपकी मोर्टेलिटी रेट दोनों में क्या हो गई थी, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। अब यहां पे उसे हम अरेंज करनी है। तो हाई फर्टिलिटी हाई मोर्टेलिटी सही बात है, ये पहले नंबर पे आएगा। बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट, नहीं, बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट तीसरे नंबर पे हुआ था, क्योंकि जब आपकी मोर्टेलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट जो दोनों के दोनों क्या थे, डिक्लाइन हो रहे थे तभी। तो याद रखेंगे बर्थ रेट और डेथ रेट जो आएगा वो तीसरे स्टेज में आएगा। दूसरे स्टेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलिटी तो हाई थी लेकिन मोर्टेलिटी क्या हो गया था, आपका डाउन हो गया था, इसलिए लोग उस वक्त बढ़ते ही, जनसंख्या बढ़ते ही जा रही थी, इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। सो द आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड आपको इसमें दिखेगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट। अब इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में तो एक तो आपका नॉन ऑफ द अबव है, तो 3 में से बताना कौन फैक्ट नहीं है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड मोर देन 10 टाइम्स ड्यूरिंग द 500 पास्ट 500। तो ये एक सही बात है कि पिछले 500 सालों के दौरान मानव जनसंख्या में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, ये एक फैक्ट है, सही बात है। दूसरा है, इट टुक 100 years फॉर द पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। ये बिल्कुल गलत है, 5 से 6 बिलियन होने में 100 साल नहीं भाई साहब, इसको लगे थे सिर्फ और सिर्फ 12 साल। 12 साल में ये 5 बिलियन से 6 बिलियन का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में इसे 100 साल लगे थे। 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में इसे 100 साल हुए थे, लेकिन 5 to 6 बिलियन होने में इसे सिर्फ और सिर्फ 12 ईयर्स लगे थे। अब ये तो गलत हो गया। तीसरा देख लेते, पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट स्टेज में आपका हाई क्या नहीं था, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं था, क्योंकि मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी दोनों हाई थी, तो पैदा होते ही मर रहे थे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे किया। इसलिए तीसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव का कोई चांस ही नहीं यहाँ पर।
नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है पॉपुलेशन का वो बतानी है क्या 0.88%, 1%, 0.5% या फिर 2.5%। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे 0.88% होगा जो आपके वर्ल्ड के पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट का परसेंटेज दिखा रहा है, अप्रॉक्स में याद रखना प्लीज। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। आप बताना है कि जनसंख्या का औसत घनत्व यानी कि पॉपुलेशन का जो एवरेज डेंसिटी वो कितना है, 60 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, 40 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, 30 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर या फिर 25 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। सो प्लीज कीप इन माइंड आंसर विल बी ऑप्शन ए, 60 लोग अप्रॉक्स में है, याद रखना। उसके एक आध नंबर आगे पीछे आप दे देना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो 60 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, 57 पॉइंट समथिंग दिखता है, लेकिन आप देख लेना 60 के अप्रॉक्स में जो भी मिल जाए। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेजर्ड इन, यानी कि जनसंख्या का घनत्व को जो हम मापते हैं उसको जो मापा जाता है किस में, पर स्क्वायर किलोमीटर में, पर स्क्वायर मीटर में, पर स्क्वायर सेंटीमीटर में, पर स्क्वायर मिलीमीटर में। सो प्लीज कीप इन माइंड, ये आसान है, वो हो जाएगा आपका पर स्क्वायर किलोमीटर में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी को मेजर करते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं फिर आगे। यस दैट्स एनफ फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। आपने पूरी की पूरी वीडियो वॉच की एंड इंपॉर्टेंटली ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप दोबारा से रिवॉच करके इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी नोट डाउन कर सकते हैं। बस इतना ही। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली शेयर करें दूसरों को भी, ताकि जिनको इनकी खास तौर से ज़रूरत है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।